नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव सोहनलाल पीजी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उष्मा, जिसको अंग्रेजी में हीट बोलते हैं। दोस्तों, जो उष्मा शब्द है इसका हम दैनिक जीवन में भी काफ़ी बार बोलते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल जो है उसको लंबी दूरी पर चलाने पर वो गर्म हो जाती है और हम बोलते हैं कि तो हीट मार रही है। और देखें तो जैसे किसी व्यक्ति के बुखार हो जाता है और उसके बगल में हम लेटे हुए होते हैं तो उससे बोलते हैं कि यार तो हीट मार रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी एग्जांपल है दैनिक जीवन में जिसको हम इस्तेमाल जो हीट है इसको बोलने में काम में लेते हैं। तो अब बात आती है कि जो हीट है इनको कैसे समझाया गया, किन वैज्ञानिकों ने समझाया और इसके मात्रक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो इस पर चर्चा करते हैं। जो हीट जो है इसको सबसे पहले पुराने वैज्ञानिकों ने या पुराने मत के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि हीट जो है वो द्रव होती है। क्या बताया कि हीट जो है ये द्रव होती है। अब आप कहोगे कि सर उष्मा जो है ये द्रव कैसे होती है, तो उन्होंने बताया, बुजुर्ग वैज्ञानिक थे तो उन्होंने मानना पड़ा कि ये द्रव होती है। और उन्होंने बताया कि जो जितना अधिक ज़्यादा द्रव लेंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा उष्मा होगी, कि द्रव की मात्रा जितनी अधिक होगी उसमें उष्मा भी उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे पहले जो बात थी वो ये आती है कि पुराने मत के अनुसार उष्मा एक द्रव है। पुराने वैज्ञानिक ने बताया। तो सबसे पहली बात आती है पुराने मत के अनुसार उष्मा एक द्रव है। पुराने मत के अनुसार उष्मा एक द्रव है। इसे कैलोरिक सिद्धांत कहते हैं। इसे कैलोरिक सिद्धांत कहते हैं। पुराने मत जो है, पुराने जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया कि उष्मा एक द्रव है और इसे कैलोरिक सिद्धांत कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैलोरिक सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो कैलोरिक सिद्धांत जो है द्रव है, इसको कहा जाता है। अब इसके बाद आए नवीनतम वैज्ञानिक, आधुनिक युग के वैज्ञानिक। आधुनिक जो वैज्ञानिक आए उन्होंने बताया कि उष्मा तो ऊर्जा ही है, उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। उष्मा और ऊर्जा एक है, उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। अब उसमें भी ऊर्जा का रूप कैसे है कि अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। जो अणु है उनकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। तो अब आती है आधुनिक अवधारणा के अनुसार, क्या आती है आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक अवधारणा के अनुसार उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार उष्मा जो है ये ऊर्जा का ही रूप है, अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। ये जो है अणुओं की गतिज व स्थितिज अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो ये इसके बाद उष्मा के बारे में हो गया कि क्या होती है। पुराने मत के अनुसार तो उष्मा एक द्रव है और आधुनिक अवधारणा के अनुसार उष्मा क्या है, ऊर्जा का ही रूप है, अर्थात ऊर्जा ही है। तो ये इसकी पता चल गया कि उष्मा क्या है। अब इसके बात करते हैं कि इसके उष्मा जो है इसके मात्रक क्या है। उष्मा के मात्रकों के बारे में बात करते हैं। उष्मा जो है इसके मात्रक क्या है। तो आता है उष्मा के मात्रक। पहला आता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में उष्मा का मात्रक जो होता है ये जूल होता है। दूसरा आता है सीजीएस
CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जो होता है ये अर्ग होता है। फिर आता है ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक, ऊष्मा का जो व्यवहारिक मात्रक है ये होता है कैलोरी। कैलोरी इसको CAL से लिखते हैं। चौथा आता है ऊष्मा के अन्य मात्रक। ऊष्मा के अन्य मात्रक, ऊष्मा के जो अन्य मात्रक है इसमें आता है ब्रिटिश, ऊष्मा के अन्य मात्रक में आता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको इंग्लिश में बटू बोलते हैं, BTU, बटू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये ऊष्मा की मात्रक हो गई। SI पद्धति में जूल, CGS में अर्ग। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक जो सबसे ज्यादा काम में आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है ये कैलोरी होता है, और अन्य मात्रक जो होता है उसमें आता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी बटू, BTU, बटू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो अब इसके आप कहोगे मात्रक क्या आ गई। अब मात्रक आने के बाद इनमें संबंध क्या होता है आपस में, जो मात्रक है इन मात्रकों में आपस में संबंध क्या होता है। तो अब इसका संबंध देखते हैं। जो मात्रक है जो इनमें आपस में संबंध क्या होता है। इसका संबंध होता है, मात्रक जो है इसमें संबंध क्या होता है। तो संबंध में आता है 1 जूल, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और 1 कैलोरी बराबर जूल। अब देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे 1 कैलोरी, कैलोरी में कितने अक्षर है, 1 2 3, कैलोरी 3 है। जूल में कितने हैं, 1 और 2, जूल में 2 है। तो ये ज्यादा है, ये छोटा है। तो इसको बराबर करने के लिए इसके साथ में 4.18 लगाते हैं। जैसे समझने के लिए है 1 2 3 कैलोरी, 1 2 3 3 अक्षर आते हैं, जूल में आते हैं 2। तो इस जूल को कैलोरी के बराबर करने के लिए हमेशा जूल के साथ ही 4.18 लगाते हैं। तो ये अपना ये याद करने का तरीका है कि हमेशा जूल के साथ ये संख्या जुड़ेगी, यानी 4.18 हमेशा जूल के साथ ही लगेगा। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब यहां से देखिए जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4.18 कैलोरी। तो इसमें इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 0.24 कैलोरी 1 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या आ गया, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। तो देखिए 1 कैलोरी में तो 4.18 जूल होते हैं, 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। तो अब एक और रह गया, इसमें आता है 1 बटू। 1 बटू मतलब 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 बटू BTU, 1 बटू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके बाद कितना होता है, 252 कैलोरी। 1 बटू बराबर कितना होता है, 252 कैलोरी। तो देखिए 1 जूल बराबर 10⁻7 वर्ग होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होती है, और 1 बटू ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होती है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 बटू में कितने जूल होंगे। क्या क्वेश्चन है कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता है कि 1 बटू में BTU में कितने जूल होंगे। तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने जूल होंगे। तो 1 बटू बराबर क्या होता है, 1 बटू बराबर होता है 252 कैलोरी, 252 कैलोरी। और कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी जो थी इसके बराबर कितना होता है, 4.18 जूल। तो कैलोरी देंगे 4.18 रख देंगे, तो 252 गुणा 4.18 जूल। इसको मल्टीप्लाई करते ही जूल में आंसर आ जाएगा। ये 1 बटू में कितने जूल होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। अब इसमें मात्रक आ गए, जिसमें संबंध स्थापित हो गया।
अब आगे बात करते हैं इसके कि इसमें कितनी जो कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, कितनी परिभाषाएं हैं और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखिए, पहले लिख रहा हूं एक कैलोरी। 4-5 परिभाषाएं, इनको एक लाइन में ही सारी याद हो जाएंगी। एक कैलोरी, एक किलो कैलोरी, एक कैलोरी, एक किलो कैलोरी। फिर आती है एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। और एक आती है एक बटू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो देखिए सब में तो हमें लेना है पानी। क्या लेना है? पानी। सारों में पानी लेना है। तो 1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम, 1 किलो कैलोरी मतलब 1 किलोग्राम, एक अंतर्राष्ट्रीय इसमें भी कैलोरी आ रहा है तो 1 ग्राम, और जो ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट में लेते हैं 1 पौंड। इसमें क्या ग्राम लेते हैं? पौंड। तो अब देखिए 1 कैलोरी तो ग्राम में, किलो कैलोरी तो किलोग्राम में, इसमें कैलोरी है तो ग्राम में, इसमें बट होता है इसमें पौंड में लेते हैं। तो देखिए 1 ग्राम जो है पानी का ताप, 1 ग्राम, सब में पानी लेना है, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। कि 1 ग्राम जो पानी है उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। अब ऐसे ही 1 किलो कैलोरी, इसमें भी क्या है? 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। इसमें 1 ग्राम है, इसमें किलो कैलोरी है तो 1 किलोग्राम है, बाकी वही है 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब आती है एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, ये इंपॉर्टेंट है। एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इसमें ताप तो जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है? फिक्स होता है कि पानी इतने ताप का होना चाहिए। फिक्स क्या है कि पानी जो है ये 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड का ही होना चाहिए, मतलब फिक्स है। तो 1 ग्राम पानी का ताप, 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। बढ़ तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये फिक्स है कि 14.5 से 15.5 का ही होना चाहिए। अब आती है एक बटू, इसमें क्या रहता है? 1 पौंड। इसमें आता है 1 पौंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें क्या लेते हैं? फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। 1 पौंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब कोई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कुछ भी कहां से कहां तक तो जाता है? 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट का ताप, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए सारी परिभाषाएं एक ही लाइन में हो गई। इसमें 1 कैलोरी है तो 1 ग्राम लेना है, 1 किलो कैलोरी है तो 1 किलोग्राम लेना है, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इसमें भी कैलोरी आ रही है तो 1 ग्राम लेना है, एक बटू जो होता है इसको पौंड में लेते हैं। तो 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी, 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम पानी का ताप
14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये एक अंतरराष्ट्रीय कैलोरी होती है। इसमें भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, लेकिन ये फिक्स है। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 पौंड पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है ये एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। तो ये परिभाषा होगी। अब इसमें आता है कि ऊष्मा जो होती है कितने प्रकार की होती है। ऊष्मा कितने प्रकार की होती है? तो ऊष्मा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक ऊष्मा जो है 2 प्रकार की होती है, तो गुप्त ऊष्मा और एक विशिष्ट ऊष्मा। 2 प्रकार की होती है ऊष्मा के प्रकार। ऊष्मा के प्रकार पहले आती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। इसको एल से नोट करते हैं, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। अभी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? आपने गुप्त दान का तो नाम सुना ही होगा कि उसका कुछ नहीं पता, कौन कर गया, कि भाई गुप्त दान इतने का कौन कर गया, कुछ पता नहीं चलता। ऐसी होती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त होती है ऊष्मा जो है ये गुप्त होती है। तो इसके बारे में पता लगाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कोई बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। ये कोई बर्फ है, इसमें थर्मामीटर लगाया, ये कितने बता रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, इसके नीचे आंच लगाई, आंच लगाने के बाद ये जो है पानी में बदल गया। बर्फ जो है पानी में बदल गई। तो पानी में बदलने के बाद जो थर्मामीटर लगाया तो भी ये 0 डिग्री, इसका ताप जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। पर जो बर्फ थी इसका ताप भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको उबालने गर्म करने के पश्चात भी जो पानी जो है इसका ताप भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। मतलब अवस्था जो है वो बदल गई, लेकिन ताप क्या है वो समान है, वो ताप नहीं बदला। तो ये है गुप्त ऊष्मा है। तो क्या बात है कि अवस्था बदल जाए लेकिन ताप नहीं बदले, वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, ये कोई इसमें उबलता हुआ पानी है, गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है। इसमें थर्मामीटर लगाया तो इसका तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई उबलता हुआ पानी है, इसके नीचे आंच लगाने के पश्चात इसको और अधिक गर्म किया तो ये भाप में बदल गया। जो गर्म पानी था ये किसमें बदल गया? भाप में। जब भाप, इसमें थर्मामीटर लगाया तो ये भाप भी कितनी है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। अर्थात जो गर्म पानी है वो पानी से भाप में बदल गया था। अवस्था जो है अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन ताप भाप का भी और गर्म पानी का भी समान है। अर्थात अवस्था बदल जाए लेकिन ताप नहीं बदले, तो ये गुप्त ऊष्मा है। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि वह ऊष्मा जो केवल अवस्था परिवर्तित करती है, ताप में परिवर्तित नहीं करती। वह ऊष्मा जो केवल अवस्था में परिवर्तन करती है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहलाती है। कि वह ऊष्मा जो केवल अवस्था में परिवर्तन करती है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब बात करते हैं इसके समीकरण की, या इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? तो आता है गुप्त ऊष्मा का समीकरण। गुप्त ऊष्मा का समीकरण जो है ये आता है Q = mL। Q बराबर मांगे लाल। Q याद करने के लिए Q mL, Q मांगे लाल। ये जो है द्रव्यमान है, ये क्या है? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा है। तो ये ऊष्मा है। तो गुप्त ऊष्मा का समीकरण ये है Q बराबर मांगे लाल। तो यहाँ से जो लेटेंट हीट जो गुप्त ऊष्मा है इसका आ जाएगा L बराबर Q/m।
तो अपने को ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को ये याद करना है, इससे क्या है कि जो गुप्त ऊष्मा जो है इसका फॉर्मूला निकल आएगा। गुप्त ऊष्मा समीकरण क्या है, Q बराबर मानिए लाल एम एल, यहाँ से एल बराबर Q अपॉन एम लेंगे, ठीक आ जाएगी। तो अब ये जो है गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद करते हैं मात्रक की। मात्रक गुप्त ऊष्मा जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, पहला आता है एसआई पत्ती में। एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है गुप्त ऊष्मा का, इसमें लिखते हैं एसआई पत्ती में जो ऊष्मा जो होती है इसको जूल से लिखते हैं, और जो द्रव्यमान जो होता है इसको किलोग्राम से लिखते हैं। किलोग्राम जो एसआई पत्ती जो है इसमें जो है ऊष्मा को जूल से लिखते हैं, और द्रव्यमान जो है इसको किलोग्राम से लिखते हैं। इस बटे की संख्या को ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो जूल किलोग्राम इनवर्स, ये एसआई पत्ती में आ गया। दूसरा आता है इसका व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक जो मात्रक आता है इसमें जो ऊष्मा जो होती है इसको कैलोरी से लिखते हैं CAL, और जो द्रव्यमान जो होता है इसको ग्राम में लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, कैलोरी ग्राम इनवर्स, ये इसका व्यवहारिक मात्रक होगा। और इसको कैलोरी ग्राम या कैलोरी इसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, व्यवहारिक मात्रक दोनों ही सही है। तो इसके मात्रक हो गए, गुप्त ऊष्मा के मात्रक हो गए। अब इसमें आते हैं गुप्त ऊष्मा जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो जो गुप्त ऊष्मा है ये भी दो प्रकार की होगी। एक तो जब बर्फ से जो पानी में बदल रहा था, अपन ने अभी एग्जाम्पल देखे थे कि बर्फ से पानी में बदल रही थी, तो उसमें क्या आती है, तो एक गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो जो पानी से भाप में बदल रही है वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो पहले आती है गलन की गुप्त ऊष्मा। ये होती है गुप्त ऊष्मा के प्रकार चल रहे हैं, इसमें पहली है गुप्त ऊष्मा के प्रकार में है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये क्या होती है, गुप्त ऊष्मा जो होती है इसका फॉर्मूला क्या था, L = Q अपॉन M। लेटेंट हीट, ये ऊष्मा, ये द्रव्यमान, ये गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। तो गलन की गुप्त ऊष्मा में जो फॉर्मूला है बराबर Q अपॉन M। तो हमेशा जो नीचे की चीज होती है इसको अपन 1 मानते हैं, तो M बराबर 1 ग्राम, M बराबर 1 ग्राम है तो L = होगी Q। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम जो बर्फ है इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इसमें एक बात और देखते हैं आज क्या, कि बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आती है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अब जो दूसरी आती है गुप्त ऊष्मा की, जो दूसरी आती है वो आती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो फॉर्मूला क्या था, L इक्वल टू क्यू अपॉन एम, क्यू अपॉन एम, एम बराबर 1 ग्राम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या बनी परिभाषा, 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 1 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इसमें जैसे उसमें बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा पड़ी थी, ऐसे ही इसमें भाप की गुप्त ऊष्मा, भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 536 को न्यूमेरिकल्स में 540 भी मान लेते हैं। जो भाप के गुप्त ऊष्मा होती है ये होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये भी याद रखनी है अपने को। तो ये जो गुप्त ऊष्मा थी इसके जो प्रकार थे वो हो गए। गुप्त ऊष्मा के प्रकार 2 होते हैं, एक तो गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसमें एक बात और आती है कि उबलते हुए पानी की तुलना में जो उबलता हुआ पानी है वो अधिक खतरनाक है, या जो भाप होती है वो अधिक खतरनाक होती है। तो उबलता हुआ पानी है वो अधिक खतरनाक होता है, या फिर जो भाप होती है वो अधिक खतरनाक होती है। तो जो भाप होती है वो अधिक खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है, उबलता हुआ पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें और अधिक ऊष्मा देने पर वो भाप में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए भाप को अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए भाप अधिक खतरनाक होती है। एक तो अपन उबलते हुए पानी में उंगली दें तो उंगली केवल लाल होकर रह जाएगी, और जो अपना कुकर जो होता है उसकी सीटी से जो भाप निकलती है, अगर उस भाप के पास उंगली चली जाए तो उंगली की बबूला उठ जाता है। इसलिए जो भाप होती है वो अधिक खतरनाक होती है, न कि उबलता हुआ पानी। तो अगली बात आती है कि उबलते हुए पानी की तुलना में उबलते हुए पानी की तुलना में भाप अधिक खतरनाक होती है। उबलते हुए पानी की तुलना में भाप अधिक खतरनाक होती है। उबलता जो पानी है उसकी तुलना में भाप अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि भाप में 536 कैलोरी प्रति ग्राम की ऊष्मा होती है। उबलते हुए पानी की तुलना में भाप अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि भाप जो होती है उसमें 536 कैलोरी प्रति ग्राम की ऊष्मा होती है। तो अब आगे बात आती है विशिष्ट ऊष्मा। दूसरा जो प्रकार था वो था विशिष्ट ऊष्मा। पहले हो गई थी गुप्त ऊष्मा, अब आती है दूसरी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, या इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसको एस से नोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब ये क्या होती है कि कोई पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जैसे सोना चांदी, उसमें से 1 ग्राम, उस पदार्थ का 1 ग्राम भाग लेने पर भी, अगर कोई पदार्थ है उसमें से 1 ग्राम पदार्थ है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो विशिष्ट ऊष्मा होती है। जैसे कोई पदार्थ है, तो पदार्थ है, इसका 1 ग्राम भाग ले लिया, इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 ग्राम जो है, इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो क्या होता है कि 1 ग्राम जो है इसका ताप, कि 1 ग्राम क्या परिभाषा बनेगी इसकी, कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप, 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। कि 1 ग्राम जो पदार्थ है उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, इसका फॉर्मूला या जो समीकरण है वो क्या होती है, Q इक्वल टू मस ms डेल T, Q इक्वल टू मस ms डेल T। जो गुप्त ऊष्मा इसका क्या होता था, Q इक्वल टू मांगेलाल ml, Q इक्वल टू मांगेलाल गुप्त ऊष्मा। जो विशिष्ट ऊष्मा है Q इक्वल टू मस ms डेल T। तो यहां से विशिष्ट ऊष्मा क्या आ जाएगी, S इक्वल टू Q अपॉन m डेल T। विशिष्ट ऊष्मा क्या आ गई, S इक्वल टू Q अपॉन m डेल T। ये ऊष्मा हो गई, ये द्रव्यमान और ये ताप का अंतर हो गया, कि ताप में परिवर्तन कितना हुआ है, ये डेल T ताप हो गया, डेल हो गया परिवर्तन, की ताप में परिवर्तन। डेल T क्या है, ताप में परिवर्तन, m क्या है, द्रव्यमान, ये ऊष्मा। तो अपन हमेशा देखते हैं कि नीचे वाले को 1 मानते हैं, तो m इक्वल टू 1 ग्राम और डेल T इक्वल टू भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, S इक्वल टू क्यू आर, विशिष्ट ऊष्मा S इक्वल टू Q, m बराबर 1 ग्राम, डेल T बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो S इक्वल टू Q। तो इसकी जो डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, कि इसमें एक जो मेन बात है वो है कि जो विशिष्ट ऊष्मा जो है, विशिष्ट ऊष्मा जो है इसमें अवस्था जो है वो परिवर्तित नहीं होती, इसमें केवल ताप परिवर्तित होता है। विशिष्ट ऊष्मा जो है इसमें अवस्था परिवर्तित नहीं होती, केवल ताप परिवर्तित होता है। जब गुप्त ऊष्मा जो थी उसमें अवस्था परिवर्तित होती थी, ताप में परिवर्तन नहीं होता था। तो इसमें मेन बात क्या है कि विशिष्ट ऊष्मा में क्या बात है, इसकी मेन बात क्या है कि विशिष्ट ऊष्मा में ताप परिवर्तित होता है। विशिष्ट ऊष्मा में, विशिष्ट ऊष्मा में ताप परिवर्तित होता है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्वेश्चनों को कैसे पता लगेंगे कि किसका क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर ताप में परिवर्तन दे रखा है, अगर ताप में परिवर्तन दे रखा है कि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, तो है विशिष्ट ऊष्मा। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि अवस्था परिवर्तित हो रही है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो होती है गुप्त ऊष्मा। ये ऐसे ही पहचाना जाता है इन क्वेश्चनों को। तो अब बात करते हैं इसके विशिष्ट ऊष्मा जो थी इसके मात्रक की, विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक की। विशिष्ट ऊष्मा मात्रक जो होते हैं इसमें पहला आता है SI मात्रक, यही से देख लीजिए। तो SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, ऊष्मा के रूप में लिखते हैं जूल में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और जो ताप जो होता है इसको लिखते हैं केल्विन में। जूल किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम में, ताप को केल्विन में। तो क्या हो गया, जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और दूसरा आता है व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक में किसमें लिखते हैं, ऊष्मा जो होती है इसको लिखते हैं कैलोरी में। तो जो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को लिखते हैं ग्राम में। तो ताप जो होता है इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं। तो ये क्या होगा, कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये इसका व्यवहारिक मात्रक हो गया।
कैलोरी ग्राम इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड डिस्टेंस, या इसको कैलोरी किलोग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं, ग्राम और किलोग्राम दोनों में लिख सकते हैं। तो इसके मात्रक हो गए। एक बात और जो अपन ये लिखते हैं जूल अपॉन किलोग्राम कैलोरी, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जूल ये है अंश और नीचे होता है हर, फिर ऊपर लिख दिया जूल, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जूल किलोग्राम केल्विन। इसका मतलब ये नहीं है कि जूल के बटे में किलोग्राम है, किलोग्राम के बटे में केल्विन है, ये इसका मतलब ऐसे नहीं होता जूल अपॉन किलोग्राम बटा केल्विन, इसका बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इनको ऐसे लिख सकते हैं कि जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बटे में ये है और इसके बटे में ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि विशिष्ट ऊष्मा भी हो गई, अब आती है सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये किसकी होती है, और सबसे कम जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये किसकी होती है। तो सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा है वो होती है हाइड्रोजन की। सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा है इसकी होती है हाइड्रोजन की, और ठोस और द्रव में जो सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पानी की होती है। तो क्या आती है सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है हाइड्रोजन की। फिर आती है ठोस और द्रवों में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा, सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है पानी की, और सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है रेडॉन की, रेडॉन Rn, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है रेडॉन Rn। तो सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो हाइड्रोजन की होती है, ठोस और जो द्रव होते हैं उसमें सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पानी की होती है, और सबसे कम जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये होती है रेडॉन की। अब बात आती है कि जो विशिष्ट ऊष्मा जो है जिसकी ज्यादा होती है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है वे धीरे धीरे तो गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है वे पदार्थ धीरे धीरे ही तो गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। जैसे पानी क्या है कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है वे धीरे धीरे ही गर्म होते हैं तथा धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है वे धीरे धीरे ही गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। जैसे क्या आया पानी, पानी जो होती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, पानी धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो इंजन जो है, गाड़ी के जो इंजन होते हैं उनके रेडिएटर जो होते हैं उनमें पानी भरा जाता है। पानी क्यों भरा जाता है कि पानी जो होता है वो धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। कि जैसे ही गाड़ी चलती है अगर ऐसे ही भरते हैं जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम हो तो पानी तो जो है तुरंत गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जिससे गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इससे एग्जाम्पल क्या है, इंजन के रेडिएटरों में पानी भरते हैं ताकि वह रेडिएटर जो होता है जल्दी गर्म न हो, क्योंकि पानी जो होता है ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल होता है तो सेक करने की जो थैली होती है, सेक करने की थैली जो होती है उसमें भी गर्म पानी ही भरते हैं। सेक करने की थैली में भी गर्म पानी भरते हैं क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए सेक आसानी से अच्छा हो जाता है। तो सेक करने की थैली में पानी भरते हैं, सेक करने की थैली में पानी भरते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है।
इसलिए इसके धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अब आगे 2-3 न्यूमेरिकल जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है विशिष्ट ऊष्मा। जो पानी जो होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, उसके बाद बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, और जो भाप है, भाप की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो पानी जो होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जो बर्फ जो होती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और जो भाप जो होती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.47 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो विशिष्ट ऊष्मा के मान है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करने के लिए। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। भाप की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ये होती है। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक था ऊष्मा, हीट। अब आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे नए टॉपिक पर चर्चा होगी। धन्यवाद।